हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले 8 मॉडल पेपर मैं आपको करवा चुका हूँ। आज ही हमारा नवा मॉडल पेपर होने वाला है। जो भी विद्यार्थी इस साल पटवार भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वह इन वीडियोज़ को जरूर देखें दोस्तों। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के सवाल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर हम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर, राजस्थान जीके, कंप्यूटर, सबके सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट मॉडल पेपर रहेगा, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। और ये जितने भी मॉडल पेपर मैंने आपको करवाए दोस्तों, तो क्वालिटी एजुकेशन के मॉडल पेपर है। ये आपके काफ़ी शानदार मॉडल पेपर है। अगर आप इनको मार्केट से परचेज़ करना चाहते हैं तो मार्केट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, साइंस का सवाल देखिए दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा। स्टेपीज आपकी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, तो ये आपकी कान के अंदर पाई जाती है। और सबसे बड़ी अस्थि अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी फीमर हो जाएगी, जो कि आपकी जांघ में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, तो लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है, केला, गाजर, हरी सब्जियाँ या आम। तो लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, हरी सब्जियाँ हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है दोस्तों हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, क्योंकि लौह तत्व यानी आयरन का अच्छा स्रोत हो जाएगा आपका हरी सब्जियाँ। निम्न में से कौन सा लिंग संलग्न रोग है, तो इनमें से कौन सा आपका लिंग संलग्न रोग है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। वर्णांधता, हीमोफीलिया, हिस्टीरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस। तो यहाँ पर लिंग संलग्न रोग कौन सा हो जाएगा आपका, एक तो वर्णांधता हो जाएगा दोस्तों। वर्णांधता जो है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा रंग जो होता है उनमें भेद नहीं कर पाता है इंसान, जो रोगी होता है वो यहाँ पर लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। लाल और जो आपका हरा रंग होता है दोस्तों, यानी कि आपका लाल रंग और हरा रंग जो होता है, रेड और ग्रीन, इनमें भेद नहीं कर पाता है रोगी वर्णांधता के अंदर, और ये आपका लिंग संलग्न रोग होता है। ठीक है। और हीमोफीलिया जो होता है दोस्तों, ये भी आपका लिंग संलग्न रोग होता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों में जो वाहक होता है वो कौन होता है, तो वाहक जो हो जाएगा आपका वो स्त्रियाँ हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, किसी द्रव का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है। तो कोई द्रव अगर ठोस से सीधे गैस में बदल जाए तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस का वापस द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, प्रिज्म से गुजरने के बाद सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है। तो प्रिज्म से गुजरने के बाद सर्वाधिक विचलन, तो आप देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, विबज्योर हम पढ़ते हैं। तो रेड जो होता है इसका विचलन सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा विचलन आपका वी का होता है, यानी वायलेट का होता है, यानी कि बैंगनी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो ये आपको बताना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम, काका टी से याद रखेंगे, काका टी। तो का का मतलब तो हो जाएगा कासा, और का से हम निकालते दोस्तों काश्य यानी तांबा, तो तांबा हो जाएगा। और एक आपका टी हो जाएगा, टी से आपका टीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कासा और टीन हो जाएगा, यानी कि तांबा और यहाँ पर टीन हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो कासा का क्या हो जाएगा, तांबा, और आपका टीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। तो बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है, डीपीटी, पोलियो, बीसीजी या खसरा। तो जन्म के समय बीसीजी का टीका दिया जाता है दोस्तों, बीसीजी का टीका दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है टीबी से बचाव के लिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो C&AG जो होता है दोस्तों आपका CAG, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये आपका कितना होता है दोस्तों, 565 होता है या फिर आपका 665 होता है। देखो ये तो नहीं होगा, ये तो आपको पता है, लेकिन 565 और 665 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कितना होता है दोस्तों, 665 होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है। 565 और 665 में यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 665 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है C&AG का। निम्न में से कौन लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। तो 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति के पद पर आपके कौन रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके डॉक्टर S राधाकृष्णन रहे हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में सत्य नहीं है, सदन की कार्यवाही के लिए नियम व विधि का निर्वहन करना। तो ये तो सही बात है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है आपकी 108 के तहत,
उसकी अध्यक्षता की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। धन विधेयक को सत्यापित करना, तो ये बात भी सही है, ये कौन करेगा? आपका लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन सत्रावसान करना जो है वो इसका काम नहीं है, इसका काम है स्थगित करना। सत्रावसान करना किसका काम हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति का हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सत्य कथन पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य है। तो अगर आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा और बाकी यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं वो गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ऐसा कौन सा आपका मूल अधिकार है? तो भारतीय नागरिकों को दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद जो है ये किनको प्राप्त है? मूल अधिकार के अंतर्गत भारतीयों को प्राप्त है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये सवाल आपका आरएस के एग्जाम में भी आया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये 5 अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं जो कि दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मूल अधिकार। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर लोक नियोजन के अवसर की समानता यानी 16 दिया गया है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में आता है। विधि के समक्ष समता भी यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद आपका 14 में आ जाएगा। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 15, 16, 19, 29, 30 जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो ये 1833 का चार्टर एक्ट था दोस्तों, उसके तहत बनाया गया था, 1833 का हो जाएगा। और प्रथम गवर्नर जनरल भारत के आपके कौन बने थे? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कौन हो जाएंगे आपके? विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। तो विलियम बेंटिंग जो है दोस्तों ये आपके प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो विलियम बेंटिंग का आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सलाहकार के पद पर BN राव को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। अभिलेख दिया गया है, शासक दिया गया है। गिरनार अभिलेख, गौतमी, बलश्री दिया गया है, जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि गिरनार अभिलेख जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये रुद्र दामन से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? आपका रुद्र दामन से संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। शक शासक था आपका रुद्र दामन। कौन सा शासक था? शक शासक रुद्र दामन जो है उससे संबंधित है आपका गिरनार अभिलेख। गौतमी बलश्री से संबंधित कौन सा अभिलेख हो जाएगा आपका? तो गौतमी बलश्री जो है दोस्तों इनसे संबंधित अभिलेख है आपका नासिक अभिलेख, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा हो जाएगा? नासिक अभिलेख आपका गौतमी बलश्री से संबंधित है। बाकी भीतरी स्तंभ यहाँ पर स्कंदगुप्त सही दिया गया है। मंदसौर आपका यशोधर्मन सही दिया गया है। हाथी गुम्पा खारवेल यहाँ पर सही दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में निवास करता था? इंपॉर्टेंट सवाल है। कनिष्क के दरबार में आपके कौन कौन से दोस्तों विद्वान थे जो निवास करते थे? तो कनिष्क के दरबार में 3 विद्वान आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों अश्वघोष। अश्वघोष जो है ये आप किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में था। इसके साथ आपको याद रखना है वसुमित्र। अश्वघोष, वसुमित्र और इसके अलावा एक आपका हो जाएगा नागार्जुन। तो 1, 2 और 3 ये आपको ध्यान रखना है किसके दरबार में हो जाएंगे दोस्तों? ये कनिष्क के दरबार में हो जाएंगे। तो वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे, जबकि वराहमिहिर, धनवंतरी और कालिदास ये तीनों किसके दरबार में हो जाएंगे दोस्तों? ये तीनों आपके किसके दरबार में हो जाएंगे? तो ये तीनों आपके हो जाएंगे विक्रमादित्य के दरबार में हो जाएंगे। यानी कि ये किसके दरबार में होंगे? एग्जैक्ट अगर नाम मैं आपको बताऊं, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में हो जाएंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के हो जाएंगे आपके वराहमिहिर, धनवंतरी, कालिदास, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हो जाएंगे वराहमिहिर, धनवंतरी और कालिदास, जबकि नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो है ये कनिष्क के दरबार में हो जाएंगे। तो ये 6 नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ से भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो अरब आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होगी आपको? तो चचनामा से आपको अरब आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, जबकि शाहनामा और किताबुल हिंद से आपको तुर्क आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो शाहनामा, किताबुल हिंद से तुर्क आक्रमण की जानकारी प्राप्त होगी, जबकि चचनामा से आपको अरब आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। भूमि की पैमाइश करवाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो भूमि की पैमाइश करवाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों उदंत मार्तंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो उदंत मार्तंड जो है ये पहला हिंदी समाचार पत्र था भारत में प्रकाशित होने वाला। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका जुगल
किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। जुगल किशोर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और ये प्रकाशित कहाँ से हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1826 में ये प्रकाशित हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उदंत मार्तंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला हिंदी समाचार पत्र है। जुगल किशोर, कलकत्ता, 1826, ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई? तो भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कब किया गया था? तो ये 1911 में किया गया था। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। 1911 में क्या हुआ था दोस्तों? 1911 में एक तो आपका बंगाल विभाजन जो था वो रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो यहाँ पर रद्द कर दिया गया था 1911 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करी गई थी आपकी राजधानी। 1911 में क्या हुआ था? वायसराय लॉर्ड होर्डिंग ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का स्वागत किया था दोस्तों दिल्ली दरबार में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1886 में दोस्तों, 1886 में यहाँ पर आपकी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया था भारत के अंदर अडियार में। तो भारत के अडियार में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया था इसका, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। इसकी स्थापना मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कहाँ पर की गई थी? तो न्यूयॉर्क में की गई थी। तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम आपका 1985-86 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा प्रदूषण मानव जनित स्रोत नहीं है? यानी मानव के द्वारा कौन सा यहाँ पर प्रदूषण नहीं किया गया है या कौन सा नहीं होता है? तो जीवाश्म ईंधन का दहन, पेट्रोलियम पदार्थों का दहन, धान का खेत, दावानल। तो दावानल जो है ये एक प्रकार की अग्नि होती है दोस्तों। वन में लगने वाली अग्नि जो होती है उसे दावानल कहते हैं। तो इसका मानव से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो मिनिकॉय जो है उसको मालदीव से कौन अलग करता है? तो इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? इसको याद रखना आप, मैंने आपको बताया था, मामी लक्ष्मी छोटी कार, मामी लक्ष्मी छोटी कार, इस तरीके से याद रखना है। मामी, इसके बीच में आपका 8 डिग्री आ जाएगा और मी और लक्ष्मी के बीच में आपका 9 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और लक्षद्वीप और आपका छोटी कार जो है यानी इसके बीच में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 डिग्री आ जाएगा। इस लक्ष्मी को छोड़िए, छोटी कार के बीच में आपका क्या आ जाएगा? 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर मिनिकॉय और मालदीव का पूछा गया है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन से डिग्री अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और 10 डिग्री को दोस्तों आपका छोटा अंडमान निकोबार अलग करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के अंदर सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि दिहांग इसे अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाएगा। जमुना इसे कहाँ पर कहा जाता है दोस्तों? बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाएगा, सांगपो इसे कहाँ कहा जाएगा? तिब्बत में कहा जाएगा। तो ये बात आपको दिमाग में सेट करनी है। और अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्र इसे कहाँ कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र इसे असम में कहा जाता है। तो असम में इसे क्या कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र कहा जाएगा। और ये सबसे बड़ा आपका नदी द्वीप बनाती है माजुली द्वीप, ये वो आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस मृदा का विस्तार है? तो सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा दोस्तों। जलोढ़ मृदा आपकी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। किस वनस्पति को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी गई है? तो पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा यूकेलिप्टस को दी गई है, क्योंकि यूकेलिप्टस जो होता है दोस्तों ये जहाँ पर होता है वहाँ पर भूमि को ये बंजर कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। दुलहस्ती परियोजना चेनाब बिल्कुल सही है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी बिल्कुल सही है। उरी परियोजना जो है ये आपकी सतलज नदी दी गई है, जो कि गलत हो जाएगा। उरी परियोजना आपकी कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो बताइए, उरी परियोजना जो है ये आपकी कौन सी नदी पर हो जाएगी? तो उरी परियोजना आपकी झेलम नदी पर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी पर हो जाएगी? झेलम नदी पर हो जाएगी। पोंगबाद परियोजना व्यास नदी पर। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। अगला सवाल देखिए, संभवतः वर्ष 2027 में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले चंद्रयान 4 मिशन में भारत किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग प्राप्त करेगा? तो चंद्रयान 4 के लिए इसरो जो है वो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका सहयोग प्राप्त करेगा दोस्तों? तो ये जाक्सा का सहयोग प्राप्त करेगा। जाक्सा यानी कि ये आपकी जापान की हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा।
अगला सवाल देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई न्याय की देवी की मूर्ति को किसके द्वारा तैयार किया गया? तो न्याय की देवी की मूर्ति बनाई गई थी दोस्तों, वो किसके द्वारा तैयार की गई है? तो विनोद गोस्वामी के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी की गई भारत के शीर्ष 100 अमीर लोगों की सूची 2024 में शीर्ष 10 अमीर लोगों में एकमात्र महिला कौन है? तो एकमात्र महिला आपकी कौन हो जाएगी? सावित्री जिंदल हो जाएगी, जो कि तीसरे नंबर पर है दोस्तों। पहले नंबर पर अंबानी है, मुकेश अंबानी पहले नंबर पर हो जाएंगे, दूसरे नंबर पर अडानी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपकी कौन है? सावित्री जिंदल है। ये आपको ध्यान रखना है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2024 में आश्विन नवरात्रि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखे गए माँ दुर्गा को समर्पित गरबा गीत का क्या नाम था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा माँ दुर्गा को समर्पित एक गीत लिखा गया था, गरबा गीत, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आवती कलाई। क्या नाम हो जाएगा? आवती कलाई। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत के पहले साहित्यिक शहर का दर्जा दिया है? तो ये कोझिकोड को दिया है दोस्तों। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, इसे साहित्यिक शहर का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध निम्न में से किस योजना से है? तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में, तो ये संबंध किससे हो जाएगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए दोस्तों, जो खरीफ की फसल होती है आपकी, खरीफ की फसल होती है, और एक आपकी होती है रबी की फसल, और एक आपको ध्यान रखनी बागवानी की फसल। तो ये 3 फसलें हैं। अब इनमें यहाँ पर कितना परसेंट आपका दोस्तों, कितना परसेंट जो ये आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके अंदर कृषकों को खरीफ फसल के लिए 2% दिया जाता है, रबी फसल के लिए 1.5% दिया जाता है, और बागवानी के लिए 5% दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये प्रीमियम देना पड़ता है, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5%। ये क्या हो जाएगा? आपका प्रीमियम हो जाएगा दोस्तों। प्रीमियम देना पड़ता है आपका फसल बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, खरीफ के लिए कितना है? 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए आपका 5% हो जाएगा। रीति के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। रीति आपको पता होगा, जिस तरीके से नेशनल लेवल पर आपकी रीति होती है, वैसे यहाँ नीति होती है, वैसे यहाँ पर रीति है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। तो ये बात सही है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, ये बात भी आपकी सही है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसके दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जो होते हैं, वो कौन हो जाएंगे? आपके आयोजना विभाग जो है उसके सीईओ हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी उसके सचिव हो जाएंगे। तो आयोजना विभाग के जो प्रशासनिक सचिव है वो आपके इसके सीईओ होते हैं। तो आयोजना विभाग जो है उसके प्रशासनिक सचिव इसके सीईओ होंगे, यानी मुख्य सचिव होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि 1 और 2 करेक्ट होगा यहाँ पर। देश का पहला 5वां वाइल्ड लाइफ सफारी वाला शहर है, तो 5 वाइल्ड लाइफ सफारी वाला शहर आपका जयपुर हो जाएगा। जहाँ पर 5 वाइल्ड लाइफ सफारी चलती है वो आपका जयपुर है। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के सहयोग से शुरू की गई डिजिटल राजस्थान यात्रा राज्य के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो डिजिटल राजस्थान यात्रा आपकी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, यहाँ पर भरतपुर भी आप ऐड कर लीजिए, इनसे होकर गुजरती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर। राजस्थान में वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया? तो वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये आपके दोस्तों उदयपुर में स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और उदयपुर में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में है, उसमें स्थापित किया गया है। उन 2 राजपूत शासकों को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। तो दोस्तों मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था वो आपके बीरमदेव और राव कल्याणमल हो जाएंगे। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ठीक है, 1544 में आपको पता है दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। तो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें शेरशाह सूरी का साथ दिया था आपके वीरमदेव और आपके राव कल्याणमल ने। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो मेवाड़ राज्य में निष्कासन के बाद हाकिम का पद दिया गया था। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध के नाम से पुकारा है? तो गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? अब्दुल कादिर बंदायूनी के द्वारा कहा गया है। कर्नल टोड ने क्या कहा है दोस्तों? थर्मोपोली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है? कर्नल टोड ने कहा है। अब्बुल फजल ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। तो खमनोर का युद्ध किसने कहा? अब्बुल फजल ने कहा। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है?
तो मैंने आपको बताया स्थगित नहीं कर सकता दोस्तों, ये ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। ये सत्रावसान कर सकता है, आहूत कर सकता है, लेकिन ये विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता। ये स्थगित करने का काम किसका हो जाएगा? ये अध्यक्ष का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 वित्तीय समितियां हैं, तो क्या 3 वित्तीय समितियां होती है या 4 होती है? तो राजस्थान में 4 वित्तीय समितियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी है एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो पहली होती है आपकी लोक लेखा समिति, एक तो आपकी लोक लेखा समिति होती है, ठीक है। एक आपकी हो जाती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति हो जाएगी दोस्तों एक आपकी। इसके अलावा प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख होती है। तो ये 4 समिति आपकी होती है। कौन कौन सी? लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख। तो 4 होती है, यानी पहला कथन आपका गलत हो गया। तो ए यहाँ से गया, ए यहाँ से गया, ए यहाँ से गया, बी सी डी आपका राइट हो जाएगा। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये 15 वाला आपका दोस्तों आरएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो समितियों के सभापति जो होते हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बात भी सही है। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ऐसे कौन हो जाएंगे? आपके भैरव सिंह शेखावत हो जाएंगे। 1977 के समय ये आपके मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, और इस समय ये आपके विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1949 में हुई। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर डेट आपसे पूछी जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये आपकी हुई थी 29 अगस्त 1949 को। कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 को स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। प्रधान पीठ आपकी जोधपुर में हो जाएगी उच्च न्यायालय की। एक खंडपीठ आपकी जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ, तो ये दिसंबर में नहीं हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1994 में हुआ था, और ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, तो ये बात सही है, यानी यहाँ पर केवल सेकंड सही है। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इससे रिलेटेड और भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति आपकी कब की हो जाएगी? 1977 की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अशोक मेहता समिति का गठन 12 सितंबर 1977 को किया गया था। और दोस्तों इसने दलीय निर्वाचन यानी कि SC और ST के लिए जो निर्वाचन होता है उसमें आरक्षण की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर अशोक मेहता समिति जो है, जो कि 1977 में इसका गठन हुआ था, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी, यानी कि इसने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापित करने की अनुशंसा की थी। और पंचायतों का कार्यकाल इसने 4 वर्ष करने की सिफारिश की थी, यानी कि द्विस्तरीय पंचायती हो और आपका 4 वर्ष का जो है वो पंचायतों का कार्यकाल रखना, और SC ST के लिए आरक्षण। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। द्विस्तरीय प्रणाली की इसने अनुशंसा की, 4 वर्ष का कार्यकाल इसने सिफारिश की, और SC ST के लिए दोस्तों इसने आरक्षण की सिफारिश की। तो ये किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी। तो ये तीनों बातें घुमा फिरा के एग्जाम में पूछी जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो ये सही बात है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ, तो ये भी सही है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, तो ये कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो राजस्थान में दोस्तों 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, जबकि भारत के अंदर 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल को आपका दोस्तों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान की पूछी जाए तो 23 अप्रैल को हुआ था, एक दिन पहले ही लागू हो गया था राजस्थान में, जबकि भारत में 24 अप्रैल को हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये किसको देगा भैया? तो राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार को देगा। तो 49 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राज्यपाल को देगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, और ये आपकी एक दोस्तों विधिक और स्वायत्त शासी संस्था हो जाएगी राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग का गठन जो है वो आपका दोस्तों
राज्य सूचना अधिकार अधिनियम जो है 2005, उसकी धारा 15 के तहत इसका गठन हुआ था। तो ये धारा 15 पे आपको ध्यान रखना है, इसको ऐसे याद रखते हैं हम 415 अध्याय 4 की धारा 15 के तहत इसका गठन हुआ था। अगला सवाल देखिए, आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये राज्य सूचना आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो विधेयक को प्रमाणित कर सकता है ये आपका कौन होगा? विधानसभा का सचिव। यानी अध्यक्ष अनुपस्थित है तो विधानसभा का सचिव जो है इसे प्रमाणित कर सकता है। उपाध्यक्ष यहाँ पर आपका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है। तो हकत बहत का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अर्थ हो जाएगा आपका सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो भोजी लंबरदार का संबंध जो है यह आपका भरतपुर किसान आंदोलन से हो जाएगा। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई? तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना 1947 में की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। इनका संबंध उदयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। कौन सा युग्म हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? टाई एंड डाई जिसे बंदेज कहा जाता है जयपुर सही है, मसूरिया साड़ी कैथून भी सही है, लकड़ी के खिलौने जो है ये आपका बस्सी भी सही है। तारकसी का काम आपका उदयपुर ना होकर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? नाथ द्वारा होगा। तो तारकसी का काम जो है ये नाथ द्वारा में होता है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। गेहूं के भीधन का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? तो गेहूं के भीधन का प्रयोग जो है दोस्तों ये आपका दाबू के लिए कहाँ होगा? तो ये बगरू में होगा। तो गेहूं के भीगन का प्रयोग आपका बगरू में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि आपका जो सवाई माधोपुर है और अकोला में कौन से आपके भीगन का प्रयोग होता है, तो कौन से दाबू का प्रयोग होता है? तो सवाई माधोपुर और अकोला में मोम का, वो बालोतरा में मिट्टी का। तो बालोतरा में तो आपका कैसा हो जाएगा दोस्तों? मिट्टी का हो जाएगा। तो बालोतरा में आपके मिट्टी का भीगन का प्रयोग होगा, मिट्टी का प्रयोग होगा बालोतरा में। और सवाई माधोपुर में और अकोला में, आपका अकोला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, तो यहाँ पर आपके मोम के दाबू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मोम का हो जाएगा, बालोतरा में मिट्टी का हो जाएगा, और बगरू में आपका गेहूं के बिगन का हो जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है और तीनों अलग अलग बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बच्च बारस का त्यौहार मनाया जाता है तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। तो शुक्ल तो नहीं होगा यहाँ पर, कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है आपकी बच्च बारस भाद्रपद महीने की। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष में विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? तो विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो देखिए भैया, गणगौर आपका कब आता है? गणगौर तो आपका चैत्र के महीने में आता है, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी आपकी भाद्रपद के महीने में आती है। रक्षाबंधन आपका कब आता है? तो रक्षाबंधन आपका श्रावण के महीने में आता है, ठीक है। और होली आपकी कब आती है दोस्तों? होली आपकी आती है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। तो ये कब आएगी? आपकी फाल्गुन मास को आएगी। तो सबसे बाद में यहाँ पर कौन सी होगी आपकी? तो सबसे बाद में आपकी हो जाएगी दोस्तों होली हो जाएगी। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, क्योंकि चैत्र आपका सबसे पहले आ गया यहाँ पर, विक्रम संवत के अनुसार पूछा गया है, श्रावण आ गया, फिर उसके बाद भाद्रपद आ गया, फिर उसके बाद आपका फाल्गुन आएगा। तो यहाँ पर होली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? तो नाथों का प्रभाव समाप्त किया था आपके कृष्णदास परिहारी ने। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापना की थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर संप्रदाय और प्रमुख पीठ असंगत है? अलकिया संप्रदाय की पीठ यहाँ पर बिलाड़ा जोधपुर दी गई है, जो कि साफ साफ गलत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि अलकिया संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ आपकी बीकानेर में हो जाएगी, ठीक है। अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी जी हो जाएंगे। निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी गाड़ा गांव डिडवाना सही है। लालदासी आपके धौली दूब अलवर हो जाएंगे। गुदड़ संप्रदाय दातड़ा भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 आपकी गलत हो जाएगी। नेमिनाथ बारहमासा संबंधित है, तो नेमिनाथ बारहमासा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी पालन के द्वारा लिखी गई है। जबकि सुमति गणी के द्वारा कौन सी लिखी गई है दोस्तों? इनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई है। तो 61 जो है दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि नेमिनाथ रास जो है, अगर आपसे पूछा जाए नेमिनाथ रास किसके द्वारा लिखी गई है, तो नेमिनाथ रास जो है ये आपकी सुमति गणी के द्वारा लिखी गई है। जबकि नेमिनाथ बारहमासा तो आपकी पालन के द्वारा लिखी गई है। तो दोनों आप ध्यान रखिए। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार है, तो मध्यकाल में खनगा किसका प्रकार हो जाएगा? तो ये पगड़ी का प्रकार हो जाएगा, सिर पर पहनावा या पगड़ी का। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कावड़ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कावड़ हो जाएगा। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये जानकी देवी बजाज के द्वारा 1933 में की गई थी। जानकी देवी बजाज के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है, 1956 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।
तो 1956 में दोस्तों इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि आपका एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों भूदान आंदोलन के दौरान, जब आपका भूदान आंदोलन हुआ था उसके दौरान लगभग 108 कुओं का निर्माण भी करवाया था आपकी जानकी देवी बजाज ने। तो भूदान आंदोलन के दौरान 108 कुओं का निर्माण आपकी जानकी देवी बजाज ने करवाया। 1956 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। 1933 में इन्होंने अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और आपका जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसके दौरान इनको 6 माह की जेल भी हुई थी। तो 6 माह की जेल हुई थी इनको नमक सत्याग्रह के दौरान। देखो बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इतने सारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा कम डिटेल आपको शेयर करते हैं ताकि आपका काम भी हो जाए और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए। श्रीमती रमा देवी राजस्थान की किस आंदोलन से संबंधित रही है? तो रमा देवी का संबंध आपके कौन से आंदोलन से रहा है? तो इनका संबंध आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। अब यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं एक बार। अलवर से आपका पांडुपोल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सोनी जी की नशा आपकी अजमेर में हो जाएगी। कोलायत आपका बीकानेर में है, कोलायत झील। और पुंचरी का लोटा तो आपको पता ही होगा, ये डीग भरतपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए आप 4th, फिर आपका हो जाएगा 3rd, फिर 2nd, फिर 1st। तो 4th, 3rd, 2nd, 1st, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कौन सा आपका सर्वोच्च पर्वत शिखर है? रोजा भाकर, डोरा पर्वत, खो या सायरा? तो इनमें सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका कौन सा हो जाएगा? खो हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। इनकी ऊंचाई मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो खो है इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है 920 मीटर। कितनी हो जाएगी? 920 मीटर हो जाएगी। सायरा की ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 900 मीटर हो जाएगी। सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर। डोरा पर्वत की ऊंचाई है 869 मीटर, और ये 869 मीटर एक बार पूछी जा चुकी है। 920 याद रखनी है, सायरा 900 मीटर ध्यान रखना है, डोरा 869 हो जाएगा। रोजा भाकर की ऊंचाई आपकी 730 मीटर हो जाएगी, जो कि आपकी जालोर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। रोजा भाकर और ये आपका डोरा पर्वत जो है ये जालोर में दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। खो आपका दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? तो खो आपका जो है ये जयपुर में हो जाएगा। और सायरा जो है दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सायरा आपकी उदयपुर में हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों अवरोही क्रम जमाना है, यानी सबसे पहले आपकी सबसे ऊंचाई वाली आ जाएगी, फिर उसके बाद में आपकी कम की तरफ आपको चलना है। तो अवरोही क्रम में आपको जमाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका नागपाड़ आएगा, फिर बैराज, फिर बाबाई, फिर आपका बैराट। बैराट आपकी दोस्तों कोटपुतली बरोड़ में हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर है। बाबाई की ऊंचाई पूछी जाए तो ये आपकी झुंझुनू में हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 780 मीटर हो जाएगी। बाबाई आपकी झुंझुनू में है दोस्तों, बाबाई अलग है, बाबाई अलग है। बैराज आपकी अलवर में हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 792 मीटर हो जाएगी, 792 मीटर। और नागपाड़ की ऊंचाई आपकी 795 मीटर हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश के कुछ सवाल हम देख लेते हैं, पैराग्राफ आप खुद से कर लेना। यहाँ पर हम इंग्लिश के एरर वाले सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर एरर आपको बतानी है, इफ़ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो इसमें आपको एरर बतानी है। अब अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये आपका इमेजिनरी सेंटेंस है। इफ़ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो यहाँ पर वॉज की जगह वर आना चाहिए, यानी कि वन में आपकी मिस्टेक है। अगला सवाल देखिए, धर्मपाल विल बी रिमेन इन जेल बिकॉज ऑफ द अदर केसेज पेंडिंग अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों एरर ढूंढनी है। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है दोस्तों ये किस में दिया गया है? तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है ये फ्यूचर सिंपल में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए विल बी रिमेन के स्थान पर क्या होना चाहिए? विल रिमेन होना चाहिए। यहाँ पर बी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपकी मिस्टेक ऑप्शन 1 में हो जाएगी। गिव सिनोनिम ऑफ पोच। तो इसका सिनोनिम आपको बताना है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब हो जाएगा आपका अनाधिकृत शिकार करना। तो शिकार करना इसका जो है मतलब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका सिनोनिम बताना है, तो हंट इसका राइट हो जाएगा। गिव एंटोनिम ऑफ प्लेसिड। प्लेसिड का एंटोनिम आपको बताना है। प्लेसिड का मतलब होता है दोस्तों शांत। क्या होता है? शांत होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टोर्मी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टोर्मी का मतलब क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, यानी कि उतावला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, प्लेसिड जो है वो आपका शांत होता है। यहाँ पर आपको गिव मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इडियम बताना है, अ कोक एंड बुल स्टोरी। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका एन इमेजिनरी स्टोरी। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। हिंदी के सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है? तो कौन सा संधि शब्द आपका सही है? प्रति प्लस इक्सा प्रतीक्षा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी। सत्य प्लस नारी सन्नारी, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सत्य प्लस नारी आपका सन्नारी हो जाएगा। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण नहीं होगा, नद्यर्पण होगा। यहाँ पर आ की मात्रा नहीं आएगी। त्रि प्लस अंबक, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? त्र्यंबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्र्यंबक हो जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपका पूरा त्र नहीं आएगा यहाँ पर, ये गलत हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग रहित शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? सुरेश, सुर प्लस ईस। तो सुर प्लस ईस जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सुरेश हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग कहाँ है? इसमें उपसर्ग है ही नहीं, तो ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि कुमार्ग में आपका कु उपसर्ग है, प्रहार में आपका प्र उपसर्ग है और अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तो ये तो देखते पता लग रहा है अविभाव समास हो जाएगा। किस शब्द में सही अर्थभेद नहीं है? अवलंब का मतलब सहारा होता है और अविलंब का मतलब बिना विलंब होता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब बिना विलंब के। आसन्न मतलब होता है आपका निकट, यानी पास में बैठना, और आसन्न का मतलब हो जाएगा बैठने का स्थल। तो आसन्न का मतलब तो बैठने का स्थल हो जाएगा और आसन्न मतलब निकट। बिल्कुल सही है। अली का मतलब सखी और आली का मतलब भौरा। तो ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर उल्टा दे दिया इसने। अली का मतलब क्या होता है? भौरा होता है, जबकि आली का मतलब सखी होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अतल का मतलब गहरा होता है और अतुल का मतलब जिसकी तुलना ना हो। तो ये भी आपका सही है। अतुल मतलब अतुलनीय, यानी जिसकी तुलना ना हो, और अतल मतलब गहरा। आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा। अनिल आपका हवा का पर्यायवाची हो जाएगा। तिमिर का विलोम क्या होगा? तो तिमिर का मतलब अंधकार होता है, लेकिन अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। लेकिन यहाँ पर तिमिर का विलोम हमको चुनना है तो आलोक होगा, क्योंकि आलोक का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? तो सभी शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, साप्ताहिक गलत लिखा हुआ है, साप्ताहिक लिखा हुआ है, निरीक्षक भी आपका गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आजीविका और आशीर्वाद आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है ये आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे, ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है। बाकी यहाँ पर गलत दिए गए हैं। महाराज के साथ राजमाता यहाँ पर पहले आएगा, 3 राशियाँ यहाँ पर बाद में आएगी। कई विद्यालय के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। तो यहाँ पर कई की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों? तो कई की जगह आपका होना चाहिए दोस्तों, विद्यालय के कई छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। तो विद्यालय के कई छात्र, तो यहाँ पर उल्टा दे दिया, विद्यालय के कई बाद में आना चाहिए। तो विद्यालय के कई छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। और यहाँ पर आप देखिए आगे, वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है। तो वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है। तो यहाँ पर भी पुत्रवत आपका बाद में आना चाहिए, क्योंकि क्या होना चाहिए? वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है। तो पुत्रवत स्नेह करता है, तो पुत्रवत आपका यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही है। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? जो किए गए उपकार को माने वो कर्तज्ञ बिल्कुल सही है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर बिल्कुल सही है। सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष कहलाता है, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, ये भी सही है। बिना पलक झपकाए निमिलित नहीं होगा दोस्तों। बिना पलक झपकाए का मतलब क्या हो जाएगा? आपका निर्निमेष हो जाएगा। निर्निमेष जो है इसका मतलब होता है बिना पलक झपकाए। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है, आपका निर्निमेष होना चाहिए, निमिलित नहीं होगा। ठीक है, निमिलित का मतलब क्या होता है? बंद किए हुए नेत्र जो खुला ना हो उसका मतलब होता है निमिलित। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द यहाँ पर सही नहीं है? पोलिंग बूथ, मतदान बूथ बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूलिंग कर दिया दोस्तों, पूलिंग का मतलब मतदान नहीं होगा, पोलिंग होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? पोलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी पोलिंग ऑफिसर यानी मतदान अधिकारी, पोलिंग स्टेशन मतलब आपका जो हो जाएगा मतदान केंद्र हो जाएगा। डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा होगा? तो डिस्क्रिपेंसी का जो है हिंदी समानार्थक शब्द आपका विसंगति हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है? तो पेट में ही दाढ़ी होना, यानी कि बाल्यावस्था में ही समझदार होना। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम कंप्यूटर के सवाल देख लेते हैं। तो कंप्यूटर के 15 सवाल आपके पूछे जाएंगे। मैथ के सवाल आपको खुद से करने हैं, क्योंकि अगर मैं करवाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा आपका लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 136, MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उपयुक्त शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बोल्ड हो जाएगी, यानी कंट्रोल प्लस B हो जाएगी। MS वर्ड में गटर मार्जिन से तात्पर्य है। गटर मार्जिन क्या होता है दोस्तों? जब कोई भी आप ये रजिस्टर लेने जाते हो तो आपकी बाइंडिंग का जो स्थान होता है उसे ही गटर मार्जिन कहा जाता है। जो बाइंडिंग की जाती है, जो बाइंडिंग आपकी की जाती है उसे गटर मार्जिन कहा जाता है, यानी मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड से जुड़ने वाला मार्जिन। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो 137 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो मार्जिन से संबंधित एक स्पेस जो बाइंडिंग के लिए छोड़ी जाती है वही आपकी गटर मार्जिन कहलाती है। किसी एक्टिव सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज़ में ली जाती है? F2 यूज़ में ली जाती है।
किसी एक्टिव सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए। एक्सेल में नंबरों के सेट में सबसे बड़ी वैल्यू की गणना करने के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू की गणना करेगा। एवरेज आपका एवरेज निकालेगा, मिनिमम आपका मिनिमम वाला निकालेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम वाला निकालेगा। अगला सवाल देखिए, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो के दौरान अगले स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट में दोस्तों प्रेजेंटेशन चल रही है और आपको स्लाइड शो जो चल रहा है उसके दौरान अगली स्लाइड में जाना है, तो आपको एन शॉर्टकट की को यूज़ में लेना पड़ेगा, और प्रीवियस आना है तो पी को यूज़ में लेना पड़ेगा, यानी पीछे आना है तो पी और आगे जाना है तो एन। निम्न में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर ये आपके पेरिफेरल डिवाइस है, जबकि मदरबोर्ड आपका पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आता है। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे कहा जाता है, तो इसे रिजोल्यूशन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाएगा, रिजोल्यूशन कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, रिजोल्यूशन इसे कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, एलसीडी में मॉनिटर में सी क्या पूर्ण रूप है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोला जाता है एलसीडी को, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो यहाँ पर क्रिस्टल आपका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में डीवीडी का तात्पर्य है, तो डीवीडी क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है दोस्तों, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। और डीवीडी की क्षमता कितनी होती है मेमोरी की, अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी क्षमता होती है इसकी, 4.7 GB से लेके 17 GB तक इसकी क्षमता होती है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि इतना ये आपका स्टोरेज कर सकती है, 4.7 से लेके 17 GB तक। यूसीबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है, तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है, तो आपका जो दोस्तों मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ पर राइट क्या होगा आपका, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है एवं रोम में रहता है, तो स्वतः ही पूर्ण है और रोम में रहता है, ये ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाता है दोस्तों, और ये आपका दोस्तों रोम में ऑलरेडी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका एमएस ऑफिस नहीं है दोस्तों, एमएस ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 148 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। किस फाइल एक्सेस मेथड द्वारा डेटा को रैंडम एक्सेस किया जाता है, तो डेटा को रैंडम एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस के द्वारा ही किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की सीमा नहीं है, तो कंप्यूटर की सीमा कौन सी नहीं है, सीमा का मतलब दोस्तों यानी कंप्यूटर की कौन सी सीमा नहीं है, ये पूछा गया है। विद्युत पर निर्भरता, तो विद्युत के ऊपर निर्भर करता है, यानी ये इसकी सीमा हो जाएगी, यानी इसकी नेगेटिव में सीमा हो जाएगी। ये वायरस का खतरा, ये भी इसकी सीमा हो जाएगी। बुद्धिमत्ता का अभाव, ये भी इसकी सीमा हो जाएगी। लेकिन कर्मठता इसकी सीमा नहीं है दोस्तों, ये तो इसकी क्वालिटी है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी, ये सीमा नहीं है, कर्मठता इसकी विशेषता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, बाकी इसकी सीमा हो जाएगी। तो यहाँ पर लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका एक और मॉडल पेपर है वो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।